भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा और कब तक बनेगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या उपराष्ट्रपति पद पर ओबीसी चेहरे सीपी राधाकृष्णन की होने जा रही ताजपोशी से राष्ट्रीय अध्यक्ष के समीकरण बदल गए हैं, या फिर भाजपा और संघ पुराने तय हुए फार्मूले के आधार पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जा रहा है? आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। यह भी चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में कौन कौन से चेहरे आगे चल रहे हैं। आपको पता ही है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल 2023 में ही पूरा हो गया था। तब से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अलग अलग कारणों से टलता रहा है। पहले तो लोकसभा चुनाव की वजह से टला, फिर लोकसभा चुनाव हुआ तो नतीजे ऐसे आए कि भाजपा और संघ दोनों को असहज करने वाले रहे। आगे महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली चुनाव का हवाला देकर के पार्टी नेतृत्व ने अध्यक्ष के चुनाव को आगे टाल दिया। जब लगा कि इस साल अप्रैल में हो जाएगा तो पहलगाम आतंकी हमला हो जाता है और फिर ऑपरेशन सिंदूर पर पार्टी और सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित हो गया। और जब लगा कि अब इसके बाद घोषित हो जाएगा, तभी संसद सत्र आ गया और उसी बीच उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का अचानक से इस्तीफा हो जाता है। अब बताया जा रहा है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद ही जो कुछ होना होगा वो होगा। कुछ लोगों का कहना रहा कि पार्टी बिहार चुनाव के बाद ही शायद करे। हालांकि पार्टी के एक बड़े नेता का दावा है कि बिहार चुनाव से पहले हर हाल में पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। नामों पर चर्चा करने से पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में कौन कौन से फैक्टर अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, कोई माने या ना माने, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे पर मेरिट यानी संगठनात्मक योग्यता तो मायने रखती ही है, लेकिन उसके चेहरे से सामाजिक संदेश भी जाए, पार्टी इसकी भी पूरी कोशिश करती है। इस समय देश के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को देखें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं, उपराष्ट्रपति होने जा रहे सीपी राधाकृष्णन ओबीसी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट के साथ ओबीसी तो हैं ही, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी दलित समाज से आते हैं। इसमें से सिर्फ एक पद है लोकसभा स्पीकर का, जिस पर सामान्य वर्ग से आने वाली वैश्य जाति से ओम बिरला है। तो देखा जाए तो आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा सामाजिक ताना बाना, ऐसा समीकरण शीर्ष स्तर पर बना है जिसमें ओबीसी और एससी और एसटी को शीर्ष पदों पर इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। इसे मोदी सरकार की बड़ी सफलता भी माना जा सकता है सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा जब सोशल इंजीनियरिंग करने में सफल हो गई सारे पदों पे, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पार्टी अपने कोर वोटर माने जा रहे किसी सामान्य वर्ग के चेहरे को आगे कर सकती है। अब ये चेहरा ब्राह्मण भी हो सकता है, राजपूत भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, कायस्थ भी हो सकता है। चूंकि लोकसभा स्पीकर के पद पर वैश्य चेहरे ओम बिरला काबिज हैं, तो फिर ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ वर्ग से किसी को मौका भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मिल सकता है, अगर हम सोशल इंजीनियरिंग को पैमाना माने तो। हालांकि यहाँ यह भी साफ कर दूं कि कई ऐसे मौके रहे हैं जब इस तरह की गुड़ागढ़ित के चक्कर में पार्टी नहीं पड़ी। पार्टी की तात्कालिक जरूरत में जो फिट हुआ, पार्टी ने उसे जिम्मेदारी सौंपी, भले ही उससे किसी तरह का समीकरण बन रहा हो या बिगड़ रहा हो। उदाहरण के तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक ही राज्य गुजरात से आते हैं। देश के 2 सबसे ताकतवर पदों पर एक ही राज्य के व्यक्तियों के होने से क्षेत्रीय समीकरण तो प्रभावित हुआ, लेकिन अमित शाह की ऐसी उपयोगिता थी कि इस समीकरण को नजरअंदाज करना पड़ा। इसी तरीके से धनखड़ के इस्तीफे से पहले तक संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की कमान एक ही राज्य राजस्थान के नेताओं के हवाले रही। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला राजस्थान से आते हैं तो जगदीप धनखड़ भी वहीं से आते रहे। कहने का मतलब यह है कि भाजपा किसी एक समीकरण का पालन करने को लेकर बाध्य नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की यूटिलिटी है, किसी व्यक्ति की उपयोगिता है पार्टी की जरूरत के लिहाज से, तो पार्टी कई बार कुछ समीकरण बन बिगड़ रहे हैं तो उसका ख्याल नहीं रखे। अब चर्चा करते हैं कि कौन कौन से चेहरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में हैं। अगर पार्टी ओबीसी मोड में ही जा रही है तो संगठन कौशल और ओबीसी ये दोनों फैक्टर को अगर देखना हो तो इसमें 3 केंद्रीय मंत्री प्रबल दावेदार नजर आते हैं। एक धर्मेंद्र प्रधान, दूसरे भूपेंद्र यादव और तीसरे जी किशन रेड्डी। शिवराज सिंह चौहान भी एक बड़े नेता हैं, लेकिन मुझे उनकी दावेदारी इसलिए कमजोर लगती है क्योंकि पार्टी इस वक्त सेकेंड लाइन लीडरशिप को आगे बढ़ाने की सोच रही है। शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया ही इसलिए गया था कि वहां नई पीढ़ी के नेता को मौका देने का निर्णय पार्टी ने किया था।
देश में कृषि व्यवस्था में आमूल चूल सुधार कोई कर सकता है तो वो है शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान कृषि के मामलों के बहुत जानकार हैं, प्रैक्टिकल आदमी हैं। इसलिए एक कृषि मंत्री के रूप में शिवराज की ज़्यादा ज़रूरत है देश को राष्ट्रीय अध्यक्ष की तुलना में। धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो एबीवीपी की पृष्ठभूमि रही है, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। 2014 से लगातार मोदी सरकार में मंत्री हैं। संगठन और सरकार दोनों का उनको गहन अनुभव है। संघ के इस वक्त जो सरकारवाह हैं दत्तात्रेय होस बोले, वो भी उन्हें पसंद करते हैं और जाति से कुर्मी हैं। आगे बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यहाँ कुर्मी मतदाताओं की संख्या काफ़ी अच्छी खासी संख्या है। पूरब से अब तक कोई अध्यक्ष नहीं बना है, हालांकि ओडिशा से द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति जरूर बन चुकी हैं। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान की दावेदारी इन सब फैक्टर्स को देखते हुए मजबूत दिखती है। एक और ओबीसी चेहरे हैं भूपेंद्र यादव। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में छप्पर फाड़ वाली जीत पार्टी को दिला चुके हैं, एकदम बम्पर। पार्टी के अच्छे चुनावी रणनीतिकारों में उनकी गिनती होती है। केंद्रीय मंत्री बनने से पहले संगठन में राष्ट्रीय महासचिव रहते कई राज्यों के इंचार्ज रहे। योग्यता के पैमाने पर भूपेंद्र यादव पूरी तरीके से खरे उतरते हैं, लेकिन उनकी जाति कमजोर कड़ी हो सकती है। वजह कि मध्य प्रदेश में पार्टी मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर देश में यादवों को संदेश दे चुकी है। इसके अलावा आज की डेट में मोदी सरकार में कई यादव मंत्री हैं। अन्नपूर्णा देवी, नित्यानंद राय भी यादव चेहरे हैं। सुधा यादव भाजपा के संसदीय बोर्ड में मेंबर हैं। ऐसे में यादव चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी बनाएगी या नहीं, यह बड़ा सवाल है। हालांकि भूपेंद्र यादव की योग्यता अन्य समीकरणों पर भारी पड़ती है। भूपेंद्र और धर्मेंद्र में बेसिक अंतर यह है कि धर्मेंद्र जहां फ्रंट फेस रणनीतिकार हैं, धर्मेंद्र जहां पर्दे के सामने वाले रणनीतिकार माने जाते हैं, पर्दे के सामने काम करते हैं, वहीं भूपेंद्र पर्दे के पीछे वाले रणनीतिकार हैं। ये इन्हें ज़्यादातर सामने आना पसंद नहीं है, पर्दे के पीछे काम करते हैं। तीसरे ओबीसी चेहरे हैं जो छुपा रुस्तम साबित हो सकते हैं, जी किशन रेड्डी। मोदी के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं जी किशन रेड्डी। उस तेलंगाना से आते हैं जो दक्षिण भारत में कर्नाटक के बाद भाजपा का दूसरा ऐसा स्टेट है जो भाजपा का गढ़ बनता जा रहा। प्रधानमंत्री मोदी जब 90 के दशक में अमेरिका के पहली बार दौरे पर गए थे तब रेड्डी उनके साथ थे। एक आप तस्वीर देखते होंगे, लगातार वायरल होती है, उसमें व्हाइट हाउस के बाहर मोदी जी खड़े हैं, उनके साथ जो एक युवा खड़ा है वो जी किशन रेड्डी है। अमित शाह के बाद रेड्डी ही ऐसे नेता हैं जिनसे मोदी के पुराने संबंध है। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं रेड्डी। आंध्र और तेलंगाना के अध्यक्ष रहे, क्योंकि पहले तेलंगाना अलग नहीं था, वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, तो आंध्र प्रदेश के भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2019 से लगातार मोदी सरकार में मंत्री हैं। संगठन और सरकार दोनों में काम का अनुभव है। साउथ, ओबीसी, लो प्रोफाइल, पीएम से पुराना रिश्ता, नज़दीकी, ये सब फैक्टर अगर देखा जाए तो जी किशन रेड्डी की दावेदारी को काफ़ी मजबूती मिलती है। और एक बात और, अमित शाह और जेपी नड्डा अध्यक्ष बनने से पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह करके राष्ट्रीय संगठन के कामकाज को गति दे रहे थे। अगर पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों की जगह सिर्फ संगठन के किसी चेहरे को या संगठन के किसी महासचिव को इस पद के लिए आगे करने का निर्णय लिया तो फिर दो नाम सबसे ज़्यादा संभावनाओं भरे हैं। एक नाम सुनील बंसल का और दूसरा नाम विनोद तावड़े का नाम। सुनील बंसल प्रचारक भी रह चुके हैं। एबीवीपी के वो संगठन मंत्री लंबे समय से रहे हैं। यूपी में बतौर संगठन महामंत्री भाजपा के रहते हुए 2017 और 22 का चुनाव जिता चुके हैं। अभी लोकसभा चुनाव के समय तेलंगाना और उड़ीसा के प्रभारी रहे। तेलंगाना में भी पार्टी की सीटें बढ़ी, उड़ीसा में तो पार्टी चमत्कार का हो गया, राज्य में सरकार भी बन गई और लोकसभा की सीटें सारी एक छोड़ सारी सीटें जीतने में पार्टी सफल रही। पार्टी ने अगर अध्यक्ष पद पर सामान्य चेहरे की वरीयता दी और अगर राष्ट्रीय महासचिव में किसी को बनाना हुआ तो सुनील बंसल अन्य की से ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार नजर आते हैं। दूसरे महासचिव की बात करें तो महाराष्ट्र से आने वाले विनोद तावड़े हैं, मराठा हैं, संगठन कौशल के धनी हैं, एबीवीपी में काम किए हैं, ये भी रेस में है। महाराष्ट्र में आगे कोई बड़ा चुनाव नहीं है, ऐसे में इनकी तात्कालिक उपयोगिता अभी नहीं दिखती है। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव जो अभी चल रहा है उसकी कमान तावड़े के हवाले है। अगर संगठन कौशल को देखा गया तो तावड़े भी प्रबल दावेदार नजर आते हैं, क्योंकि पार्टी के कई संगठनात्मक जो अभियान है वो तावड़े ही उसको देख रहे हैं। एक और प्रमुख नाम है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का। मोदी सरकार में इस वक्त कैबिनेट मंत्री हैं, पिछले टर्म में भी वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं। कर्नाटक से आते हैं, ब्राह्मण चेहरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों के भरोसेमंद हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं, ज़्यादा सुर्खियों में नहीं रहते हैं। संगठन और सरकार दोनों का गहरा अनुभव रखते हैं। कर्नाटक में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिछले टर्म में वो संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, तो संसदीय राजनीति की भी उनको गहरी समझ है। साउथ
और सामान्य वर्ग पार्टी का कोर वोटर अगर इसको साधना हुआ तो फिर जोशी बाजी मार सकते हैं। सामान्य वर्ग में वैसे तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी नाम है। खट्टर तभी बनेंगे जब भाजपा और संघ में सेकेंड जनरेशन के किसी नेता पर, किसी युवा नेता पर अगर सहमति नहीं बनती है संघ और भाजपा में, तो बीच के रास्ता निकालते हुए खट्टर को बनाया जा सकता है। संघ प्रचारक रहे खट्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की योग्यता रखते हैं, लेकिन 70 साल से अधिक की उम्र उनके खिलाफ जाती हुई दिख रही है। ऐसे वक्त में जब आने वाले समय में कई चुनाव हैं, क्या एक बुजुर्ग नेता पर पार्टी का दांव खेलना यह सही रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे देखें, बीजेपी को अध्यक्ष बनाने के लिए कम से कम 19 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव होना जरूरी है। पार्टी अब तक 28 राज्यों में चुनाव करा चुकी है। इस प्रकार देखा जाए तो चुनाव के लिए जो भी जरूरी शर्तें हैं उसको पार्टी पूरा कर चुकी है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और त्रिपुरा में अभी प्रदेश अध्यक्ष घोषित होने बाकी हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे चयन हो जाएगा तो इन बड़े राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष उसके ठीक पहले घोषित हो जाएंगे। कहने का मतलब है जिस दिन यूपी, गुजरात, कर्नाटक और त्रिपुरा में से कुछ राज्यों के आप प्रदेश अध्यक्ष घोषित होते हुए देखेंगे तो आप मान लीजिए कि उसके एक हफ्ते के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। नए अध्यक्ष के सामने कई चुनौतियां होंगी, उनके सामने कई चुनाव होंगे। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव है, अगले साल 2026 में बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में चुनाव होगा। वहीं 2027 में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में भी विधानसभा चुनाव होगा। 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव भी देश के सामने होगा। तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। अब जानते हैं कि भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता कैसे है। भाजपा का भी एक अपना संविधान है जिसमें नियम कायदे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की पूरी प्रक्रिया इसमें बताई गई है। भाजपा चुनाव कार्यक्रम जारी करती है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जिसमें नामांकन की तिथि और चुनाव की तिथि होती है। हालांकि पार्टी की परंपरा के अनुसार अब तक सर्वसम्मत से ही अध्यक्ष बनते आए हैं, तो चुनाव की नौबत नहीं आती है। इस बार भी सर्वसम्मत से ही चुनाव होगा। अब जानते हैं कि कौन चुनता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगर चुनाव होता है तो इसको लेकर के एक निर्वाचक मंडल बनता है। हर राज्य से राष्ट्रीय परिषद के सदस्य नामित होते हैं। उन राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को लेकर के एक निर्वाचक मंडल बनता है। यही निर्वाचक मंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तय करता है। पार्टी ने यह सुनिश्चित किया है कि जो खांटी काडर का व्यक्ति हो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसके लिए संविधान में कुछ नियम शर्तें रखी गई हैं। जैसे अध्यक्ष पद के लिए वही दावेदारी कर सकता है जो कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो, प्राइमरी मेंबरशिप जिसके पास हो, और निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्य उसका समर्थन करने वाले हों, और ये 20 सदस्य 5 अलग अलग राज्यों के होने चाहिए। भाजपा के संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 3 साल के लगातार 2 कार्यकाल यानी 6 साल तक अध्यक्ष रह सकता है। चूंकि 2023 से लगातार चुनाव टलता आ रहा है, इसलिए नड्डा का कार्यकाल 2023 में पूर्ण होने के बावजूद वो 2 साल और अतिरिक्त कार्यकाल उनको अब तक मिल चुका है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए पार्टी अब तक 100 से अधिक वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श कर चुकी है। इसमें करीब 65 से अधिक केंद्रीय मंत्री हैं। वर्तमान में मोदी सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे पूछा गया कि कैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। मुख्यमंत्रियों से, जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछा गया कि आपको कैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए। इसके अलावा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, चाहे वो पूर्व पदाधिकारी हैं, उनसे विचार विमर्श किया गया कि आपको कैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए। सबसे 2 से 3 नाम लिए गए हैं। अब देखना है ये है कि पार्टी किस फैक्टर्स पे और किस चेहरे पे दांव खेलती है। ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले और उपराष्ट्रपति चुनाव यानी 9 सितंबर के बाद आपको पता चल जाएगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।